कोरबा के मदनपुर में समाधान शिविर का आयोजन। शिविर में सीएम विष्णुदेव साय ने की शिरकत। राजनंदिनी ने पीएम और सीएम का जताया आभार। सुशासन तिहार का तीसरा चरण। सक्ती में सीएम ने पेड़ के नीचे बैठकर लगाई चौपाल। ग्रामीणों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। रायपुर में नगर सुराज संगम के तहत कार्यक्रम। डिप्टी सीएम अरुण साव ने संभाली कमान। 14 नगरीय निकायों में बुलाए गए सभापति। सुशासन तिहार का तीसरा चरण। सीएम विष्णुदेव साय का आकस्मिक दौरा। जनता की समस्याओं के निराकरण में जुटी सरकार। सुशासन तिहार को लेकर पीसी। बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा ने की पीसी। लोगों को दी सरकारी योजनाओं की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से 31 मई तक 3 चरणों में सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जन समस्याओं की त्वरित सुनवाई और समाधान सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के ग्राम सुलेगा निवासी दिव्यांग रामूराम नाग ने सुशासन तिहार के पहले चरण में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन दिया था। रामूराम ने बताया कि बीमारी के कारण उनका बायां पैर संक्रमित हो गया था, जिसके बाद में उसे कटवाना पड़ा। फिर कृत्रिम पैर लगवाने के बावजूद उन्हें आवागमन में भारी कठिनाई होती थी। उनकी इन समस्या को गंभीरता से ध्यान देते हुए जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनकी समस्या का निराकरण किया गया। रामूराम को 5 मई को पालकी में आयोजित समाधान शिविर में वन मंत्री केदार कश्यप और बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप द्वारा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गई है। बोडला ब्लॉक में ग्राम पंचायत दलदली छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर मध्य प्रदेश से लगा हुआ घनघोर जंगल खनिज संपदा खदान के ग्राम में सुशासन दिवस समाधान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंडरिया विधायक भावना बोहरा सहित तमाम लोगों ने शिरकत की है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नगर सुराज संगम में प्रशिक्षण की कमान खुद संभाली है और नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष को पीपीटी के जरिए शहरों के विकास, जन सुविधाएं विकसित करने का रोड मैप समझाया है। उन्होंने नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्ष के साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और अभियंताओं से संवाद कर अगले 5 सालों की कार्य योजना पर चर्चा की है। राजधानी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रहे विवाद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अस्तित्व बचाने की और मची हुई है। सभी नेता अपने आप को बचाने में लगे हैं। साथ ही ये भी कहा कि यही कारण है कि कांग्रेस जनता से दूर जा रही है। कौन पद पर बना रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये बोलना अभी ठीक नहीं है, लेकिन ये बताता है कि कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आज जो हालात हैं, सब नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कौन कब पद पे रहेगा, कौन पद पे चला जाएगा, ये ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है। तो अभी कांग्रेस की जो भी गतिविधि चल रही है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा कर रही है। संविधान तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। कांग्रेस के नेताओं को तो कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत है। और रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का जो विवाद चल रहा है, ये निश्चित रूप से एक बार नियुक्त करके दूसरी नियुक्ति कर देना, ये अपमान करने वाली बात है। और जो दल के चुनाव चिन्ह पर न लड़ा हो, उसके दल के चुनाव चिन्ह पर लड़कर जीतने वाले के ऊपर तरजीह देना, ये बताता है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। नगर सुराज संगम 2025 का दूसरा दिन है। मामले पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। समापन समारोह पर बयान देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पहले दिन प्रदेश के सभी महापौर
मेंबर्स, नगर पंचायत और नगर पालिका के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। भव्य कार्यशाला राजधानी में आयोजित की गई। पूरे प्रदेश भर के जनप्रतिनिधि कार्यशाला में शामिल होंगे और आगे आने वाले 5 सालों के लिए विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कल नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर, नगर निगम के आयुक्त, नगर निगम के इंजीनियर्स, इन सब का एक दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दिन भर वो कार्यशाला चली। आज प्रदेश भर के सभी नगर पालिका और नगर पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में आज दिन भर की कार्यशाला होगी। आने वाले समय में नगरों को किस प्रकार से विकास की दिशा में आगे बढ़ाएं, हमारे शहर कैसे स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसको लेकर चर्चा होगी, बातचीत होगा और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में हमारे नगरीय निकायों को मिले। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा होने वाला है, जहां वे 3 लाख आवास की स्वीकृति देने वाले हैं। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार इतना झूठ क्यों बोल रही है। हमारी सरकार ने 10 लाख आवास स्वीकृत कर दिए हैं। भूपेश बघेल की सरकार में क्या उसे छोड़कर अलग से आवास सरकार दे रही है? सभी सर्वे कर रहे हैं, ये सब क्या है? आवास के मुद्दे पर जनता को गुमराह करना बंद कर दे। जनता को बता दे कि सही आंकड़ा कि कब कितनी आवास बीजेपी ने दिए हैं। गारंटी कितना पूरा हुआ, कितना अधूरा है, कितना पूरा होने जाने वाला है, अगर सरकार के पास कोई आंकड़ा है तो दे दे भाई, है नहीं। अब तो मोदी की गारंटी पे अभी तो हम लोगों ने बात तक नहीं की है। मोदी की गारंटी पे अभी तो कांग्रेस ने बात तक नहीं की है। अभी तो जनता के सामने सरकार की विफलताओं को लेकर ही लड़ रहे हैं। जिस दिन मोदी की गारंटी पर अगर कांग्रेस लिस्ट लेकर बैठ जाएगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेगी। ये तो लगातार कह रहे हैं कि 18 लाख आवास, पहले तो बोलते थे 18.5 लाख आवास हम सरकार आते साथ पहला दस्तखत करेंगे। दस्तखत भी कर दिए तो फर्जी दस्तखत, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है 18.5 लाख आवास के लिए। 1 साल के बाद 8 लाख आवास स्वीकृति करा के लाते सेंट्रल से, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं मोदी की गारंटी पूरा। अब ये कौन सा 3 लाख आवास देने आ रहे हैं? फिर मुख्यमंत्री अलग से बोल रहे हैं कि नहीं 18,000 आवास स्वीकृति मिला है। मतलब आखिर हितग्राहियों को सरकार इतनी झूठ क्यों बोल रही है? जबकि हमारी सरकार के आचार संहिता लगने से पहले 17 लाख आवासों में 10 लाख आवास स्वीकृति कर उनका पहला किस्त हमारी कांग्रेस की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल जी ने स्वीकृति किए थे। उस चीज को उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? क्या उस 10 लाख को छोड़कर अलग से 18 लाख आवास दे रहे हैं क्या सरकार? तो आवास पे आखिर इतनी गुमराह क्यों, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं। आखिर हितग्राहियों को, प्रदेश की जनता की तरफ गुमराह क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद अब आवास के लिए इनकी टीम सर्वे करने जा रही है। पहले बोलते थे कि 18.5 लाख आवास मिलेगा, बिना सर्वे का आप 18.5 लाख दावा करते थे विधानसभा चुनाव में। मतलब अभी सर्वे कर रहे हैं, ये क्या इतना मिलेगा, फिर सर्वे कर रहे हैं, फिर इतनी आवासें आ रही हैं। ये आवास के मसले पे प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करें। बता दें अभी तक आपने कितने आवास स्वीकृति अभी तक किए हैं प्रदेश की जनता के लिए, पहले वो स्पष्ट आप बता दें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार पदयात्राएं कर रही है। मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गिरौदपुरी से हमने यात्रा की शुरुआत की। मुंगेली, बस्तर, बिलासपुर में अलग अलग मुद्दों पर यात्रा कर रहे हैं। लगातार यात्राओं के जरिए जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। अब बेलाडीला की पहाड़ी को बचाने के लिए यात्रा शुरू हो। सरकार की नाकामियों को हमने जनता तक पहुंचाया है। बीजेपी यात्राओं से डरी हुई है, इसलिए पोस्टर जारी कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक 125 किलोमीटर से अधिक हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाली 6 दिन का। फिर उसके बाद फिर हम लोग नगरनार निजीकरण को लेकर बस्तर की हक के लिए लड़ाई लड़े, लगभग 15 किलोमीटर का यात्रा। फिर हम लोगों ने
मुंगेरी जिला, जहां एक बच्ची गुम हो जाती है, उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र, आज तक बच्ची लापता है, उसको लेकर 10 किलोमीटर की यात्रा। फिर उसके बाद अभी देखेंगे आप बिलासपुर में स्वास्थ्य न्याय यात्रा 5 से 6 किलोमीटर का 2 तारीख को, और इससे पहले अभी इंद्रावती नदी बचाओ यात्रा 40 किलोमीटर का 3 दिन का न्याय यात्रा। और अभी प्रस्तावित हमारा आगामी है कि बैलाडीला में आर्सेलर-मित्तल और रुंगटा स्टील के खिलाफ में जो वहां के हमारे खनिज संपदा को इस सरकार ने बेच दिया, बिना वहां के लोगों की सहमति से अपने चहेते उद्योगपतियों को सरकार बस्तर की संपदा को बेचने का काम कर रही है। इसके लिए भी अभी बहुत जल्द ही इस महीना में रणनीति तय की जाएगी। और 8 तारीख को अभी संविधान बचाओ यात्रा होनी है, ताकि ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रही है। और छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहां लगातार प्रदेश स्तर का कार्यक्रम पिछले दिन कैंसिल होने की वजह से अब 8 तारीख को प्रस्तावित है। तो इस तरह से इन यात्राओं के जरिए हम सरकार की नाकामी को हम जनता तक ले जा रहे हैं। ये वो नाकामी है, कुछ लोग पूछ रहे हैं ना आज पोस्टर जारी करके, दीपक बैठक की आवश्यकताएं पड़ी, इसलिए आवश्यकताएं पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बोलते हैं महिलाओं को पीटते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें दुष्कर्म कर देंगे, रेप कर देंगे, इसलिए यात्राएं करनी पड़ रही है। खुलेआम दादागिरी, बिलासपुर में महिलाओं के साथ मारपीट, कानून व्यवस्थाओं को लेकर यात्राएं करनी पड़ रही है सरकार के खिलाफ में, निजीकरण को बचाने के लिए यात्राएं करने पड़ रही है। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष के बदले जाने पर पार्षदों का इस्तीफा मामले पर बयान देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कौन कहता है विवाद है, मामला सुलझा लिया गया है, हमने इसके लिए कमेटी बना दी है, कमेटी की बैठक हुई है, 8 मई के बाद इस संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मामला खत्म। अब तक आ जाएगी रिपोर्ट? मुझे लगता है शायद हो सके 8 तारीख के बाद, क्योंकि सब जो तीनों हमारे पदाधिकारी थे अपने अपने क्षेत्रों में अभी 8 तारीख की तैयारियां भी कर रहे हैं, तो 8 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। ये मतलब उन लोगों को मना लिया गया है? अब आप जो भी समझे, मैंने तो कह दिया ना, कमेटी बना दी है, मामला खत्म। पीसीसी और डीसीसी के बीच लड़ाई का नतीजा कहीं कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, भोपाल पट्टनम के कुचनूर कोरंडम में आपको बताते चलने की खदान के लिए बाहर से आए ठेकेदार ने छोटे बड़े सैकड़ों कीमती सागौन के पेड़ों की बलि चढ़ा दी है। इधर वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। 3 दशक से बंद पड़े कोरंडम खदान के आसपास कुछ दिनों से हलचल शुरू हुई, गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। कुछ बाहरी ठेकेदार यहां पर आकर नेशनल हाईवे से करीब 3 किलोमीटर दूर कुचनूर कोरंडम खदान के पास गए और पेड़ों को काटा है। वहां पर जाने पर रास्ता फॉरेस्ट के नाके बाजू से गुजरता है। बाहर से आए ठेकेदार कीमती पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर ब्रह्मा ऋषि भूमिहार ब्राह्मण समाज रायपुर द्वारा बिरगांव में पंडाल लगाकर विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान परशुराम की विधिवत पूजा अर्चना कर पंडित विनोद पांडे के मंत्रोच्चारण के साथ ही की गई है और राहगीरों के लिए ठंडी छाछ की व्यवस्था की गई। समाज द्वारा लगाए गए स्टॉल में लगभग 6000 राहगीरों को ठंडी छाछ वितरित की गई। गर्मी से राहत मिली। परशुराम जयंती का संदेश जन जन तक पहुंचा। इस आयोजन में समाज के कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें अध्यक्ष सुमन राज शर्मा, सचिव शेष नाथ तिवारी, जय भगवान शर्मा, अवधेश पांडे, विकास राय, चंद्रभूषण शर्मा शामिल रहे। कोरबा जिले के मदनपुर समाधान शिविर में सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है।
रजकंपा ग्राम पंचायत की राजनंदिनी डोंगरे ने मंच के पास पहुंचकर सीएम साय को धन्यवाद दिया। पीएम आवास का लाभ मिलने पर राजनंदिनी ने पीएम मोदी और साथ ही सीएम साय का आभार जताया। राजनंदिनी पहले परिवार के संग मिट्टी के घर में रहती थी। अब पक्का मकान बन जाने से दिक्कतें दूर हुई हैं। राजनंदिनी और पति शुभम मजदूरी का काम करते हैं। 4 साल का बेटा है और अब पक्की छत के नीचे सुरक्षित है। राजनंदिनी का परिवार शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी ले रहा है। तरफ से जो योजना चला थन ओकर लाभ हमार अन्नदाता मल्ला जो वोट देके सरकार में बैठा थे वो मिलत है कि नहीं, ये हमारे सुशासन तिहार के कुल मकसद है ना। तो यहाँ जो समस्या मिली से उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के है। तो आप पर निश्चिंत रहा, सबके प्रधानमंत्री आवास बनी जो ला जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प है कि सबके पास पक्का का मकान होना चाहिए। अभी जैसे मैं बताएं कि 13 तारीख के फिर हमारे शिवराज सिंह चौहान आते हैं, 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास फिर देते हैं। अभी आवास प्लस के सर्वे होई से आवास प्लस के आपन सब करवाए हो। 30 तारीख तक समय रही से वो सब ला मिल ही आने वाला समय में प्रधानमंत्री आवास के। और अभी तो कुछ और वहां छूट दे हन, जेकर नाम से 2 व्हीलर है ओला भी प्रधानमंत्री आवास के लाभ मिल ही। 5 एकड़ सिंचित जमीन है ओला भी मिल ही। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है ओला भी मिल ही। और 15,000 मासिक आय है तो ओला भी मिल ही। तो ऐसे जो पात्र है सब जो सर्वे कराई है आवास प्लस में आने वाला समय में सबला प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के भी मांग आई से, एक लिए भी हमन मांग करतन भारत सरकार से। ये सब सारा जो मांग आई से वो सब ला हमन आने वाला समय में पूरा करबो। और आपन के यहाँ तो बड़े बड़े काम भी होते। ये ऊर्जा नगरी आपन के ये कोरबा, तो यहाँ हाईवे के निर्माण होते, कोरबा पेंड्रा ये सब। और कोरबा से धर्मजयगढ़ रेल लाइन वो भी होते। तो ये सब बड़े बड़े काम अभी हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार आए के बाद, और मोदी जी तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत अचानक सक्ती जिले के ग्राम करी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में पीपल के पेड़ के नीचे खाट पर बैठकर चौपाल लगाई, ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकार की योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली, उनकी समस्याएं सुनी, मांगे और शिकायतें सुनी। चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं और ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने नोनी मैया दाई मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। साथ ही ग्रामीणों की शिकायत पर पटवारी को सप्ताह में 1 दिन गांव में बैठकर राजस्व मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नया ग्राम पंचायत भवन निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में पूरी सरकार गांव में मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ हैं। हम गांव-गांव जाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नगर सुराज संगम में खुद प्रशिक्षण की कमान संभाली है। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम सह कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने करीब 50 स्लाइड्स की पीपीटी के माध्यम से स्वयं शहरों के विकास का रोड मैप राज्य के 14 नगर निगमों के महापौर, सभापति, एमआईसी सदस्यों, आयुक्तों और वरिष्ठ अभियंताओं से साझा किया। उन्होंने सवा घंटे के संबोधन को और पीपीटी प्रस्तुतिकरण के दौरान एक स्लाइड की डिटेलिंग भी दी है। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, 2 दिवसीय ये कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें प्रदेश के 14 नगरीय निकायों से सभी महापुरुष, सभापतियों और पार्षदों को यहां बुलाया गया है। सुराज संगम 2 दिवसीय कार्यशाला है। आज नगर पालिका निगम जो हमारे प्रदेश में 14 हैं, उसके महापौर, सभापति
एमआईसी के मेंबर्स, आयुक्त और प्रमुख जो अभियंता है निकायों में, उन सब का आज दिन भर की कार्यशाला है। नगरीय निकायों के सामने चुनौतियां क्या है, आने वाले 5 सालों में हमें नगरीय निकायों में क्या करना है, किस प्रकार से देश और दुनिया के शहरों में अलग अलग प्रकार से इनोवेटिव काम हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आज हमने साझा की है। और महापौर के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, सभापति के, एमआईसी के मेंबर्स के कानून में उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, दायित्व क्या है, इन सब की जानकारी और अपने शहर में क्या क्या काम करने चाहिए, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर मूलभूत सुविधाएं हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कैसे यातायात सुगम हो, इन सब पर योजना बनाकर काम करने की दृष्टि से ये कार्यशाला है। तो निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। सभी 14 नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर्स और निगम के आयुक्त उपस्थित हैं और बहुत मन लगाकर इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला सुशासन तिहार के तीसरे चरण का आज से शुभारंभ हो गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज आकस्मिक दौरा रहा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसी भी जिले में अचानक पहुंचेंगे, जनता की समस्या का निराकरण करेंगे। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन तिहार का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के आज कई दौरे हैं, जिसमें वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे और जनता से मुखातिब होंगे। 31 मई तक इसका आयोजन होगा और जिसके तहत प्रदेश गांव तक हम पहुंचेंगे, लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। तिहार के अगले चरण की शुरुआत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। 5 से 18 ग्राम पंचायतों का एक जोन बनाया गया है, केंद्र बनाया गया है। वहां पर शिविर लगेगा। आवेदन जो इकट्ठे हुए हैं उनमें से उनके निराकरण के काम होंगे और ये निश्चित रूप से जनता के प्रति अपने सरोकार को निभाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। जनता के बीच सरकार जाए, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। और इसलिए सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी ने आज से उसकी शुरुआत कर दी है और सभी जनप्रतिनिधि भी, सभी अधिकारी भी इस त्योहार में सम्मिलित होंगे। सर ये सुशासन तिहार चल रहा है जिसको कांग्रेस ढकोसला बता रही है। सर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 40 लाख आवेदन है, उसका निराकरण असंभव है। कांग्रेस को क्या जवाब? जिस कांग्रेस पार्टी को जनता से सरोकार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी जनहित के बारे में सोचा नहीं, केवल एक परिवार के हित की सोचने वाली पार्टी, जनहित में जब काम होता है तो उनके पेट में दर्द होना सब। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर में अध्ययनरत छात्र कक्षा 8वीं आदित्य राठौर ने कक्षा में प्रथम स्थान और वतन मरकाम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और साथ ही ब्लॉक स्तरीय टॉप 10 में स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत छात्र आदित्य राठौर चौथे स्थान और वतन मरकाम छठे स्थान पर टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। अपने गांव का नाम रोशन कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर स्कूल का गौरव बढ़ाया है। अग्रवाल नर्सिंग होम बसना 1.5 साल के बच्चे को बहुत ही सीरियस कंडीशन में लाया गया। परिजनों के हिसाब से बच्चा पानी में डूब गया था, जहां अग्रवाल नर्सिंग होम के डॉक्टर अमित अग्रवाल के द्वारा जांच, परामर्श और परिजनों से बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया। बच्चा खेलते खेलते पानी में भरे हुए टब में गिर गया, पानी में डूब गया था। परिजनों ने तत्काल बच्ची को और पानी से निकाला और दौड़ते हुए अस्पताल लेकर गए, जहां अस्पताल आने के बाद डॉक्टर ने देखकर बताया कि बच्चे की स्थिति बहुत नाजुक है, उसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए बेहतर इलाज कर बच्चे को नई जिंदगी प्रदान की है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।